हेलो फ्रेंड्स, मैं फरजंद अली आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक नया वीडियो नए टॉपिक के साथ। हम जीएसटी इनकम टैक्स से रिलेटेड वीडियो बनाते हैं और इनकम टैक्स की रिटर्न कैसे जमा होती है, जीएसटी की रिटर्न कैसे जमा होती है, ये भी अपनी वीडियो में बताते हैं। और दोनों की अपडेट्स क्या क्या आई हैं उसके बारे में भी हम आपको बताते हैं। तो हमारे चैनल ट्रू एंड वायरल स्टोरी को सब्सक्राइब करिए और हमारी वीडियो को लाइक करिए और शेयर कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं फरजंद अली। आज की वीडियो बहुत हाईली डिमांडेड वीडियो है। काफ़ी लोग इसकी डिमांड कर रहे थे कि आप इनकम टैक्स की फॉर्म नंबर 4 की रिटर्न के बारे में वीडियो बनाइए। तो मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ। आपको बहुत आसान भाषा में हर चीज़ बताऊंगा और ये वीडियो थोड़ा लंबी होगी, तो इसको आप पूरा देखिए तभी आपके समझ आएगा। और मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी तरीके से ये फॉर्म जमा करने का सीखोगे। सब्सक्राइब करिए हमारे YouTube चैनल ट्रू एंड वायरल स्टोरी को, साथ में बेल आइकन पर प्रेस करिए जिससे हमारी वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर आपको फॉर्म नंबर 4 अगर जमा करना है तो आपको इनकम टैक्स की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी होती है। मैं आपको सबसे पहले ये बताऊं कि फॉर्म नंबर 4 कौन कौन जमा कर सकते हैं और इस किस किस सेक्शन के अंदर इसको जमा किया जा सकता है। ये स्कीम छोटे टैक्स पेयर्स के लिए होती है जिनकी टोटल टर्नओवर 2 करोड़ से नीचे है या जिनकी टोटल इनकम 50 लाख से नीचे है, वही फॉर्म नंबर 4 जमा कर सकते हैं। इसके अलावा अगर ज़्यादा है तो वो फॉर्म नंबर 3 में जमा किया जाता है। अगर कोई व्यक्ति किसी कंपनी में डायरेक्टर है या अनलिस्टेड इक्विटी शेयर में इन्वेस्टमेंट कर रखा है उसने, या शेयर में ट्रेडिंग करते हैं तो उसके लिए ये फॉर्म नहीं है। ITR 4 के अलावा बिजनेस है तो उसको फॉर्म नंबर 3 भरने पड़ेगी। फॉर्म नंबर 4 3 कैटेगरी के लोग जमा कर सकते हैं। इसमें एक है अंडर सेक्शन 44 AD जो कि ट्रेडिंग के लिए है, दूसरा है सेक्शन 44 ADA जो प्रोफेशनल्स के लिए है, और तीसरा है सेक्शन 44 AE ये जो व्हीकल किराए पे देते हैं उनके लिए होता है। आइए शुरू करते हैं। और हम सबसे पहले इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाएंगे। इनकम टैक्स की वेबसाइट का नाम है incometax.gov.in। आप गूगल से सर्च करेंगे तो ये खुल जाएगा। तो आप incometax.gov.in या ई फाइलिंग इनकम टैक्स सर्च करेंगे तो आपको ये इनकम टैक्स का पोर्टल खुल जाएगा। तो इसको हम कह रहे हैं ई फाइलिंग 2.0। तो ये हमारा पोर्टल खुलने के बाद हम यहाँ पर लॉगिन पर जाएंगे, इसको लॉगिन करेंगे। ये लॉगिन आईडी डालेंगे, यूज़र आईडी जिसको कहेंगे। तो इसके यूज़र आईडी सभी का पैन कार्ड होता है और ये कंटिन्यू पे करेंगे। अच्छा, ये जो प्रोसेस मैं बता रहा हूँ ये आफ्टर रजिस्ट्रेशन बता रहा हूँ। रजिस्ट्रेशन के लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे। तो ये रजिस्ट्रेशन के बाद का प्रोसेस है। तो ये हम पासवर्ड डालेंगे या कंटिन्यू पर प्रेस करेंगे। तो ये हमारा कुछ पासवर्ड गलत बता रहा है, दोबारा हम ट्राई कर। ये देखिए ये हमारा लॉगिन हो गया।
इस तरह से लॉगिन खुलेगा। अगर यहाँ पर कॉन्टैक्ट अपडेट यहीं पर करना है तो ये कर सकते हैं आप, वरना हम आगे सब देखते हैं, वहाँ पर भी अपडेट करना पड़ेगा हमको। ये ई फाइलिंग में जाएंगे। सबसे पहले हम ई फाइलिंग में जाने के बाद इनकम टैक्स रिटर्न, और फिर इसके बाद फाइल इनकम टैक्स रिटर्न। और अगर आप नीचे जाएंगे तो ये आपकी पिछले साल की रिटर्न है, उसकी का डिटेल बताएगा सारा। अगर हमें 26 AS देखना है तो यहाँ जाएंगे हम। फिलहाल हम यहाँ पर रिटर्न जमा करने के लिए है, तो हम यहाँ रिटर्न जमा करेंगे। ये देखिए आगे। अब यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे कि हमारी कौन सी साल की रिटर्न जमा करनी है। तो सबसे ऊपर आ रहा है ये 2021 और 2022, तो इसको क्लिक करेंगे हम। इसको क्लिक करने के बाद फिर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद फिर हम ऑनलाइन, क्योंकि ऑफलाइन भी रिटर्न जमा होती है, तो हम अभी ऑनलाइन रिटर्न जमा कर रहे हैं। इसको प्रोसीड करेंगे। फिर अब हम यहाँ पर स्टार्ट न्यू फाइलिंग पर हम क्लिक करेंगे। फिर हम यहाँ सिलेक्ट करेंगे कि इंडिविजुअल है, HUF है या अदर्स है। तो फिलहाल हम इंडिविजुअल की रिटर्न जमा करेंगे, तो यहाँ इंडिविजुअल पर क्लिक करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, फिर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोल रहा है कि फॉर्म कौन सा आपको जमा करना है। तो हमें फिलहाल फॉर्म नंबर 4 जमा करना है, तो हम यहाँ पर 4 सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद फिर हम प्रोसीड विद ITR 4 पर प्रेस करेंगे। अब ये देखिए बताया ये क्या कह रहा है। फॉर इंडिविजुअल HUF एंड फर्म अदर देन LLP बीइंग ए रेजिडेंट हैविंग टोटल इनकम up to 50 lakh and having income from business or profession which is computed under section 44 AD 44 ADA और 44 AE। जैसे मैंने आपको भी पहले बताया था कि ये सिर्फ 3 सेक्शन होती हैं, उसके अंडर जो भी लोग आते हैं सिर्फ वही जमा कर सकते हैं फॉर्म नंबर 4, इसके अलावा कोई नहीं जमा कर सकता। तो वो इन्होंने यहाँ पर भी शो किया हुआ है कि भाई ये जमा कर सकते हैं। अब हम ये देखिए इन्होंने नीचे डॉक्यूमेंट भी दिए हुए हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट हो सकती है। देखिए फॉर्म 16 की हो सकती है, हाउस रेंट रिसिप्ट की हो सकती है, इन्वेस्टमेंट प्रीमियम, पेमेंट रिसिप्ट, LIC, ये सारी चीज़ें कह रहे हैं कि ये इस चीज़ की डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी आपकी इनकम टैक्स रिटर्न जमा करने के लिए। जैसे बैंक स्टेटमेंट है, फॉर्म 26 AS है, ये अगर डोनेशन दिया डोनेशन की रिसिप्ट होनी चाहिए, रेंट एग्रीमेंट होना चाहिए अगर रेंट दिया है, इन्वेस्टमेंट किया है आपने LIC वगैरह में तो उसका रिसिप्ट वगैरह होना चाहिए। ये सारा इन्होंने यहाँ दिया हुआ है। अब हम चलते हैं आगे। लेट्स स्टार्ट। अब ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ पर कि आप इनकम टैक्स की रिटर्न आखिर क्यों जमा करना चाहते हो। तो 3 क्वेश्चन पूछ रहा है ये मेन। तो पहला तो ये है कि टैक्सेबल इनकम इज मोर देन बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, कि जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है उससे ज्यादा आपकी इनकम है क्या। दूसरे नंबर पर पूछ रहा है ये फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम ड्यू टू फुलफिलिंग एनी अदर और मोर बिलो मेंशन कंडीशन एज पर 7th प्रोविजो। तो इसमें 3 आइटम दिए हुए हैं। एक तो यह है कि क्या आपने अपने करंट अकाउंट में 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा जमा किए हुए हैं, क्योंकि इसका रूल है कि अगर आपने 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा अगर बैंक में जमा किए हैं तो आपको इनकम टैक्स जमा करना मैंडेटरी होता है। तो दूसरा पूछ रहा है ये कि आपने 2 लाख रुपए कहीं फॉरेन ट्रिप पर खर्च किए हैं,
क्योंकि अगर कोई पर्सन विदेश जाता है और 2 लाख रुपए से ज्यादा उसने खर्च किए तो उसको इनकम टैक्स की रिटर्न जमा करना मैंडेटरी होता है। तो वही पूछ रहा है ये। तीसरा ये पूछ रहे हैं कि आपका बिजली का बिल 1 लाख रुपए से ज्यादा जमा किया है क्या आपने। तो अगर आपका रीजन ये है तो इसमें आपको यहाँ क्लिक करना है, और अगर आपका एग्जाम इनकम से ज्यादा है तो ऊपर करना है, और कोई अदर है तो अदर पे क्लिक करना है। तो मैं फिलहाल अदर पे क्लिक करता हूँ। अदर पे क्लिक करने के बाद फिर कंटिन्यू पे क्लिक किया जाएगा। अब इसको ओके करते हैं। अब यहाँ स्टेप बाय स्टेप आपसे ये फिल करवाएंगे। इसके लिए सबसे पहले देखिए, आप पर्सनल इंफॉर्मेशन आपको यहाँ देनी है और उसको वैलिडेट करना है। फिर उसके बाद इनकम के बारे में बताना पड़ेगा आपको, फिर उसके बाद एग्जम्पशन के बारे में बताना पड़ेगा, फिर उसके बाद टोटल डिडक्शन, फिर टोटल टैक्स कितना पेड किया है वो बताना पड़ेगा, और फिर यहाँ पर फिर लायबिलिटी आएगी। तो एक एक करके आप सभी को आपको वैलिडेट करना पड़ेगा। अब यहाँ चलते हैं हम सबसे पहले पर्सनल इंफॉर्मेशन। जब पर्सनल इंफॉर्मेशन पर हम क्लिक कर देंगे तो इस तरह से ये आएगा, ये आपकी पर्सनल डिटेल में आएगी सारी। तो आप ये देखिए पर्सनल डिटेल आपकी सही है या नहीं, और ये कॉन्टैक्ट नंबर सही है आपका या एड्रेस सही है। अगर एड्रेस सही है तो ठीक है, और अगर एड्रेस सही नहीं है या कॉन्टैक्ट नंबर सही नहीं है आपके, तो फिर उसको आप या एडिट पे जा करके आप इसको सही कर सकते हैं। यहाँ देखिए एडिट पर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर जो भी कॉन्टैक्ट है, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर, मोबाइल नंबर, ये देखिए इसको सही से फिल करेंगे। ये एड्रेस सारा सही तरीके से फिल करने के बाद इसको सेव करेंगे। इसके बाद यहाँ पर नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट इस पर सिलेक्ट करेंगे। इसमें अगर सैलरी का भी ऐड करना है तो उससे रिलेटेड है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पब्लिक अंडरटेकिंग, पेंशनर है या अदर है। तो हम फिलहाल अदर्स करेंगे इसमें। फिर हम आगे बढ़ते हैं, ये फाइलिंग सेक्शन होगा तो हम 139(1) को सिलेक्ट करेंगे क्योंकि हम बिफोर ड्यू डेट जमा कर रहे हैं। इसको आगे देखिए, ये है आर यू ऑफ फॉर न्यू टैक्स रेजिम। तो हम फिलहाल नए टैक्स रेजिम को ऑप्ट नहीं करेंगे, हम पुराने पर करेंगे। तो हम यहाँ नहीं करेंगे, नहीं पे सिलेक्ट करेंगे। फिर है आपका वेदर दिस रिटर्न इज बीइंग फाइल्ड बाय ए रिप्रेजेंटेटिव एसएससी, तो इसको भी नो करेंगे क्योंकि हम खुद जमा कर रहे हैं। तो ये रिप्रेजेंटेटिव होता है, किसी की तरफ से कोई रिटर्न जमा करता है। इसके बाद ये मैंडेटरी कर दिया है बैंक का वैलिडेशन, तो इसको वैलिडेट यहाँ से करेंगे। तो ये सिस्टम एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो हम यहाँ पर
क्योंकि पुराना है ना, रिटर्न जमा करते थे पहले से, तो इसीलिए यहाँ पर हम एडिट करेंगे। एडिट के बाद ये सिस्टम एक्सेप्ट कर रहा है। ये देखिए अब यहाँ पर रीवैलिडेट करना पड़ेगा हमें। ये बैंक अकाउंट नंबर डालना है और ये बैंक अकाउंट नंबर, ये देखिए वैलिडेट होगा। यहाँ पर कौन सा अकाउंट है, ये सेविंग अकाउंट है, प्राइमरी अकाउंट है और ये देना अकाउंट। इसको हम कंफर्म करेंगे। तो ये हमारा ये कंफर्म लिखा हुआ आ गया। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप ग्रॉस टोटल इनकम। तो इसको यहाँ एरो दिया हुआ है, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर ये सबसे ऊपर दिया हुआ है ग्रॉस टोटल इनकम। तो टोटल ग्रॉस इनकम यहाँ पर शो करनी है हमें। तो यहाँ पर ये पूछ रहा है, यह क्वेश्चन है, यस या नो में आपको जवाब देना है। आर यू एलिजिबल टू क्लेम एग्जाम टू इंटरेस्ट ऑफ एक्सपेंडिचर अकर्ड ऑन कॉस्ट ऑफ ट्रेवल और ट्रांसफर मेंटेनेंस ऑफ यूनिफॉर्म एटसेट्रा। तो अगर आपके केस में यस है तो यस करिए, नो है तो नो करिए। दूसरा है, आर यू एलिजिबल टू क्लेम एग्जाम्पशन इन रेस्पेक्ट ऑफ स्पेशल कंपनसेटरी अलाउंस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, हॉस्टल अलाउंस। अगर ये एग्जाम्पशन है आपके पास तो यस, नहीं है तो नो। फिर नेक्स्ट है, आर यू एलिजिबल टू क्लेम एग्जाम्पशन इन रेस्पेक्ट ऑफ हाउस रेंट अलाउंस। क्या आप हाउस रेंट अलाउंस के लिए है एलिजिबल? है तो यस, नहीं है तो नो। फिर नेक्स्ट है, आर यू एलिजिबल टू क्लेम एग्जाम्पशन इन रेस्पेक्ट ऑफ लीव ट्रेवल अलाउंस। तो अगर है तो यस, नहीं है तो नो। नेक्स्ट है फिर, आर यू एलिजिबल टू क्लेम एनी अदर एग्जाम्पशन फ्रॉम सैलरी इनकम। अगर कोई और एग्जाम्पशन है अगर सैलरी में आपकी तो उसको करिए, अदरवाइज इसको छोड़ दीजिए। तो इसके बाद फिर हम कंटिन्यू में क्लिक करेंगे। इनकम टैक्स की वेबसाइट बहुत स्लो काम कर रही है अभी, तो इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा देर लग रही है। अब ये देखिए, अब इसके बाद ये यहाँ पर फिल करना है इनकम फ्रॉम सैलरी। अगर किसी की इनकम फ्रॉम सैलरी भी है और बिजनेस भी है तो उसको दोनों फिगर डालने पड़ेंगे यहाँ पर। अब ऐसे देखिए, मेरे ये एडिट में क्लिक करेंगे। एडिट में क्लिक करने के बाद फिर ये अगर कोई सैलरी है तो यहाँ जैसे ये मैंने अमाउंट फिल कर दिया। अब यहाँ पर कोई परक्विजिस्ट वगैरह मिलते हैं वो ऐड किए जाएंगे, या प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी यहाँ ये ऐड किया जाएगा। फिर एग्जाम्पशन मिलेगी, कौन कौन से एग्जाम्पशन है, ये नेचर है, यहाँ सिलेक्ट करिए आप। अंडर सेक्शन 10 की ये देखिए, ये सारी दी हुई है जो जो रिडक्शन के एलिजिबल है। अगर एलिजिबल है तो उसको सिलेक्ट करिए, अदरवाइज सिलेक्ट नहीं करना।
अब ये मैंने सैलरी का अमाउंट डाल दिया। अब ये देखिए स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 की 50,000 की डिडक्शन सभी को मिलती है, तो ये इन्होंने ऑटो कर रखा है, तो ये सभी को मिलेगी। उसके बाद आ जाता है प्रोफेशनल टैक्स। ये प्रोफेशनल टैक्स अगर आपने दिया है तो वो यहाँ डिडक्ट हो जाएगा। महाराष्ट्र में जैसे प्रोफेशनल टैक्स है और जब कई जगह हो सकता है, वो हमें अगर हमने दिया है तो उसको यहाँ वो सारा का सारा अमाउंट यहाँ डिडक्शन उसका मिल जाएगा। अब देखिए, अब वो 50,000 लेस करने के बाद जो हमारा अमाउंट हुआ वो ये हुआ 3,98,500 रुपये इनकम चार्जेबल अंडर द हेड ऑफ सैलरी। तो हम इसको सेव कर लेंगे। अब इसके बाद है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अगर आपकी इनकम हाउस प्रॉपर्टी से है, आपको रेंट वगैरह रिसीव होता है, तो वो सारी डिटेल यहाँ इसके अंदर ऐड होगी। क्योंकि मेरे केस में हाउस प्रॉपर्टी की इनकम नहीं है, तो हम यहाँ नहीं जमा करेंगे। अब ये है इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। तो अब हमारी इनकम बिजनेस की भी है, तो हम यहाँ पर ऐड करेंगे। अब यहाँ पर हम नेम ऑफ बिजनेस, अगर आपको कोई बिजनेस का नेम है तो यहाँ नेम डालिए। मैं फिलहाल वर्क कॉन्ट्रैक्टर डाल देता हूँ और बिजनेस यहाँ पर ये सिलेक्ट कर लेता हूँ मैं, सर्विस में अदर सर्विसेज। इसके बाद यहाँ पर देनी है टोटल टर्नओवर। तो हम यहाँ पर अपनी जो टोटल टर्नओवर है उसकी फिगर डाल देते हैं। मैं आपको यहाँ ये भी बता दूँ कि यहाँ पर 2 कॉलम दिए हुए हैं। अगर आपका पेमेंट इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम से आया है तो आपको यहाँ पर टोटल कितना आया है, बैंक में आया, जैसे मोटे तौर पे समझ लो आप बैंक में कितना आया है, तो बैंक में इतना ऊपर वाले में, और अदर मोड में कितना आया है तो वो नीचे वाले कॉलम में फिल करेंगे। तो मैं फिलहाल नीचे वाले में ही कर रहा हूँ सारा। इसके बाद फिर ये इसका रूल यह है कि अगर आपका पेमेंट जो आई है वो इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम से आई है तो प्रीजम्पटिव जो इनकम है वो 6% कर सकते हो आप, या इससे ज़्यादा। 6% से कम नहीं दिखा सकते आप। और अगर आपकी अदर सोर्सेज से आई है, जैसे कैश आई है, तो उसमें 8% या इससे ज़्यादा दिखा सकते हैं आप। अगर इससे कम दिखाएंगे तो फिर आपको ऑडिट कराना पड़ेगा। तो मैं ये नीचे वाले में फिल करता हूँ, ये मैंने नीचे वाले में फिल कर दिया। अच्छा, दूसरा होता है प्रोफेशन इनकम होती है, वो होती है अंडर सेक्शन 44 ADA। तो ADA का रूल यह है कि आप 50% टोटल जो आपकी रिसीविंग है उसका 50% आपको इनकम मानना पड़ेगी। तो उसमें भी यही करेंगे हम, ऊपर नेम ऑफ बिजनेस लिखेंगे और फिर यहाँ पर उसका कोड, अलग अलग कोड है। तो इसमें कौन कौन लोग शामिल किए गए हैं
इसमें किए गए हैं लीगल, प्रोफेशनल और मेडिकल, इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चुरल और अकाउंटेंसी, टेक्निकल कंसल्टेंसी, इंटीरियर डेकोरेशन और अदर प्रोफेशन एज नोटिफाइड CBDT। तो जो भी है उसको हम यहाँ सिलेक्ट करेंगे और फिर इसको ऐड करेंगे। तो जो टोटल ग्रॉस रिसिप्ट है उसको यहाँ फिल करेंगे और उसका 50% या उससे ज़्यादा यहाँ फिल करेंगे, फिर इसको ऐड कर देंगे। फिर है गुड्स कैरिज। गुड्स कैरिज के केस में भी हम ये यहाँ बिजनेस का नेम देंगे, फर्म का नेम देंगे, फिर उसका जो भी कोड है यहाँ देखिए ये कोड दिए हुए है, उसको सिलेक्ट करेंगे। फिर डिस्क्रिप्शन में कुछ भी डाल देंगे जो उससे रिलेटेड है, फिर इसको ऐड करेंगे। यहाँ पर ऐड करने के बाद फिर इसका यहाँ अमाउंट डालेंगे यहाँ ऐड करके। तो उसका रूल ये है कि जिसके पास 10 से कम अगर गुड्स व्हीकल है वही एलिजिबल है इस स्कीम में। अगर जिसके पास 10 से ज़्यादा व्हीकल है वो एलिजिबल नहीं होता इसमें भी 2 तरह के व्हीकल को कैटेगराइज किया गया है। एक है हैवी व्हीकल जिसका वेट 12,000 किलोग्राम से ज़्यादा होता है तो उसको हैवी व्हीकल माना जाता है, और जिसका वेट 12,000 किलोग्राम से कम होता है तो उसको हैवी व्हीकल नहीं माना जाता। तो उसके लिए जो हैवी व्हीकल्स हैं तो 1,000 रुपये पर टन के हिसाब से उसको कैलकुलेशन होगी पर मंथ। और जो हैवी व्हीकल नहीं है, नॉन हैवी व्हीकल है, उनका 7,500 रुपये पर मंथ के हिसाब से कैलकुलेशन होगा एक व्हीकल के लिए। अगर उसके पास 9 है तो उसको मल्टीप्लाई बाई 9 कर देंगे। अब हम चलते हैं बिजनेस इनकम की तरफ, जो हमें फिल करना है। देखिए हमने फिल कर दिया ये, और अब इसको ऐड करेंगे। अब देखिए मैंने फिल किया था 44 AD का, तो 44 AD का मेरा ये शो हो गया। अगर मैं 44 ADA का करता प्रोफेशनल के केसेस में तो यहाँ इसका अमाउंट आता, और अगर मैं गुड्स कैरिज के बारे में अगर के बिजनेस के बारे में अगर फिल करता तो यहाँ पर अमाउंट आता, फिर इसका यहाँ टोटल आ गया। इसके बाद फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के का ये है कि जिसकी इनकम अदर सोर्सेज से हुई है, जिसकी बिजनेस से नहीं हुई, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से नहीं हुई, इनकम फ्रॉम सैलरी से नहीं हुई, तो इनके अलावा जो इनकम हुई है जैसे इंटरेस्ट इनकम हुई है, डिविडेंड है, ये सारी अदर इनकम में ऐड होगी। तो यहाँ ऐड करेंगे तो ये अदर इनकम में ऐड हो जाएंगी हमारी। फिर हम इसको कंफर्म कर देंगे। अब हमारा नेक्स्ट होगा डिस्क्लोजर्स एंड एग्जेम्प्ट इनकम। यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ पर फाइनेंशियल पार्टिकुलर्स ऑफ द बिजनेस ये मैंडेटरी है। अगर आपने यहाँ ये फिल नहीं किया तो आपकी रिटर्न जमा ही नहीं होगी। तो हम इसको फिल करने के लिए यहाँ ऐड डिटेल्स पर जाएंगे, यहाँ क्लिक करेंगे।
तो यहाँ पर देखिए पार्टनर्स या मेंबर्स ओन कैपिटल कितनी है, सिक्योर्ड लोन कितना है, अनसिक्योर्ड लोन कितना है, एडवांसेस कितना है, सन्ड्री क्रेडिटर्स कितना है, अदर लाइबिलिटीज कितनी है, और फिर ये टोटल लाइबिलिटीज हो जाएंगी। फिर फिक्स एसेट्स, इन्वेंट्रीज, सन्ड्री डेटर, ये बैलेंस विद बैंक, कैश इन हैंड, लोन्स एंड एडवांसेस और अदर एसेट्स। फिर ये एसेट्स का टोटल हो जाएगा। इसको हम फिल करने के बाद फिर हम ऐड पर क्लिक करेंगे। ऐड के बाद फिर यहाँ कंफर्म करेंगे। तो ये हमारा ग्रीन कलर का टिक आ गया, ये कंफर्म हो गया। अब नेक्स्ट होगा टोटल डिडक्शन। तो टोटल डिडक्शन पर यहाँ एरो पर हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर यस या नो डिडक्शन पर करेंगे। आर यू एलिजिबल टू क्लेम एनी डिडक्शन फॉर डोनेशन पेड। अगर आपने कोई डोनेशन पेड किया है तो उसको यस या नो। अगर आर यू एलिजिबल टू क्लेम डिडक्शन अंडर सेक्शन 80GG। 80GG जो होती है वो होती है रेंट की। अगर आपने कोई रेंट पेड किया है तो वो 80G में आता है। तो मेरे केस में है तो मैं यस करूँगा यहाँ पर, और या फिर उसका अमाउंट डालूँगा। तो मैं यहाँ पर अमाउंट फीड करूँगा। ये मैंने अमाउंट फीड कर दिया। फिर नेक्स्ट है आर यू एलिजिबल टू क्लेम डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ पेमेंट मेड टूवर्ड द इंश्योरेंस प्रीमियम, पब्लिक प्रोविडेंट फंड और 5 years टैक्स सेवर फिक्स डिपॉजिट एटसेट्रा। तो उसमें भी है मेरा, तो मैं यहाँ पर इसको फिल कर देता हूँ। फिर इसके बाद है आर यू एलिजिबल टू क्लेम डिडक्शन अंडर सेक्शन CCCD कंट्रीब्यूशन टू पेंशन स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट बाय एम्प्लॉयर। अगर यस या नो जो भी है आपके केस में। फिर इसके बाद ये देखिए आर यू एलिजिबल टू क्लेम डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ पेमेंट मेड टूवर्ड मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम और अदर और प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप। अगर तो ये जैसे आप हेल्थ का इंश्योरेंस ले रखा है तो उसके केस में है। अगर लिया है तो यस और नहीं है तो नो। तो मेरे केस में नो है। नेक्स्ट है आर यू एलिजिबल टू क्लेम डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ पेमेंट मेड टूवर्ड इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन और हायर एजुकेशन फॉर सेल्फ और रिलेटिव। अगर है तो यस, नहीं है तो नो। फिर नेक्स्ट है आर यू एलिजिबल टू क्लेम एनी अदर डिडक्शन। तो अदर में है तो यस, अदरवाइज नो। तो मैंने नो पे कर दिया। फिर कंटिन्यू करेंगे। तो ये हमारी टोटल इन्वेस्टमेंट आ जाएगी या डिडक्शन। इसको हम कंफर्म करेंगे। ये देखिए हमारी सारी चीजें कंफर्म हो रही हैं। ये डिडक्शन कंफर्म हो गई हमारी। अब हमें टैक्स पेड कंफर्म करना है। ये देखिए तो हम पहले कंप्यूटेशन करेंगे पूरा। तो कंप्यूटेशन करने के बाद अगर हमें टैक्स पेड करने की ज़रूरत है तो हम उसका टैक्स पेड करेंगे चालान के थ्रू, और फिर उस चालान की डिटेल हम यह फिल करते हैं। यह हमारा TDS कटा है। तो जैसे सैलरी का केस में TDS कटता है, एम्प्लॉयर TDS काटता है एम्प्लॉय का। तो अगर उसने TDS काटा है तो उसको यहाँ शो करना पड़ेगा या ऐड करना पड़ेगा।
यहाँ उसका टेन नंबर देना पड़ेगा, यहाँ एम्प्लॉयर का नेम देना पड़ेगा, और फिर उसकी यह अमाउंट कितना दिया उसने, सैलरी कितनी दी और टोटल टैक्स कितना काटा उसने, तो यहाँ ऐड कर देंगे। मेरे केस में नहीं है इसलिए मैं यहाँ ऐड नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ बता रहा हूँ आपको। और इसके बाद फिर ये TDS अदर देन सैलरी, इसमें जो TDS सैलरी के अलावा कटता है, जैसा कोई कॉन्ट्रैक्टर होता है वो उसका TDS करता है तो वो इसमें आ जाएगा, या आपके इंटरेस्ट पे TDS करता है वो आ जाएगा, या अदर TDS जो भी है सैलरी के अलावा वो सारे TDS इसमें आएगा। या ऐसे ही फिल करना पड़ेगा आपको, देखिए या ऐड करना पड़ेगा, या डिडक्टर का टेन नंबर डालना पड़ेगा, यहाँ फाइनेंशियल ईयर अगर पिछला है ले रहे हैं तो ये BF TDS ब्रॉड फॉरवर्ड है तो यहाँ पर, और अगर नहीं है तो नहीं इसको फिल करेंगे। और फिर ये देखिए TDS डिडक्टेड, कितना TDS डिडक्ट किया है यहाँ, और फिर आप कितना क्लेम कर रहे हैं इस साल वो यहाँ पर। इसके बाद फिर ग्रॉस अमाउंट कितना मिला है ये यहाँ ग्रॉस अमाउंट डालेंगे। उसके बाद फिर ये किस हेड से रिलेटेड है, इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन से है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से है, या इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज से है, या एग्जाम्प्ट इनकम है, तो किस से रिलेटेड है ये TDS, तो वो हम ये सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ ऐड कर देंगे। तो मेरे केस में यहाँ पर मुझे कुछ नहीं फिल करना है, तो मैं हम बैक होते हैं। बैक होने के बाद ये देखिए अगर आपने टैक्स जमा किया है कोई सेल्फ असेसमेंट टैक्स, तो देखिए यहाँ आपको ऐड करना होगा। तो इसके लिए आपको यहाँ चालान का BRS कोड होगा वो यहाँ पर डालना है, यहाँ चालान नंबर होता है उसको वो डालना होता है, और यहाँ डेट सिलेक्ट करनी होती है कि किस डेट में ये जमा हुआ है, और यहाँ अमाउंट डाल दिया जाता है, इसको ऐड कर देंगे। तो हमने जो चालान जमा किया है उसका सारी डिटेल यहाँ ऐड हो जाएगी। अब ये सारा जो टैक्स हमने पेड किया है वो सारी डिटेल यहाँ पर आ जाएगी, सैलरी पर, नॉन सैलरी पर, ये TCS है, अगर आपने कोई 10 लाख से ऊपर कोई गाड़ी खरीदी हुई है तो वहाँ TCS कटता है, या अदर कोई चीज़ खरीदी है बहुत सी जगह TCS कटता है, तो वो यहाँ शो करना पड़ेगा, तो वो टैक्स पेड ही माना जाता है, तो आपके टैक्स पेड में वो ऐड हो जाता है। तो ये सारी फिगर डालने के बाद फिर हम इसको कंफर्म करेंगे। ये हमारा टैक्स पेड कंफर्म हो गया, ये लिखा हुआ आ गया ऊपर। अब टोटल लायबिलिटी, अब जैसे आपके ऊपर टैक्स का कंप्यूटेशन हुआ कि टैक्स इतना बैठता है और फिर आपने पेड इतना कर दिया, अगर आपने टैक्स पेड कम किया है तो यहाँ लायबिलिटी शो करेगा, और अगर आपने टैक्स ज़्यादा पेड कर दिया है या आपका TDS ज़्यादा कट गया है या ज़्यादा कटा हुआ है तो उसका रिफंड का जो भी अमाउंट होगा वो यहाँ शो करेगा। तो इसको भी हम वैलिडेट करेंगे। ये देखिए अब ये हमारा कंप्यूटेशन ऑफ इनकम शो कर रहा है, ये सारी डिटेल जो हमने फिल की थी, ये देखिए। तो हमारी इसमें टैक्स लायबिलिटी अभी
कुछ नहीं है, तो यहाँ 0 आ गया। तो ये हमारा टोटल टैक्स लायबिलिटी का कॉलम है, ये हमारा कंफर्म हो गया। ये हमारे सारे फिल हो गए। इसके बाद अभी देखिए फॉर्म सिलेक्शन ये भी काम नहीं कर रहा है, ना डाउनलोड भी काम कर रहा है। अभी हम प्रोसीड करेंगे। देखिए प्रोसीड कर दिया तो ये यहाँ पर लिखा हुआ आ गया, नो नीड टू मेक ए पेमेंट, 0 आ गया। इट मीन्स कि हमें कोई पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। ये देखिए आ गया। अभी ये प्रिंट और डाउनलोड का भी सिस्टम चालू हुआ नहीं है, फिर भी हम ट्राई करके देखते हैं। या प्रिंट पर क्लिक करते हैं। कभी कभार तो प्रिंट का सिस्टम चालू होता है, कभी नहीं होता। अब देखिए प्रिंट का कोई ऑप्शन यह नहीं आ रहा, फिर वहीं के भी लौट कर आ गया। ये भी सही हो रहा है। ये डाउनलोड पर देखते हैं। देखिए प्रिंट का आ गया। हम फिलहाल इसको सेव करते हैं PDF में। बहुत ज़्यादा स्लो चल रही है आजकल वेबसाइट, इस पर यह भी काम चल रहा है। ये देखिए हम डाउनलोड पे क्लिक करते हैं, देखते हैं फॉर्म डाउनलोड होता है या नहीं होता। चलिए ये डाउनलोड हो गया। तो ये खोलकर देखते हैं। ये देखिए समरी इस तरह से डाउनलोड हुआ है। अब वो हम नेक्स्ट करते हैं प्रीव्यू रिटर्न। तो यहाँ पर ये प्रीव्यू होगा कि टोटल रिटर्न में हमने क्या क्या फिट किया था वो हम चेक करेंगे। अब यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। ये देखिए नाम, फादर नेम, ये खुद आ गया और ये पेन नंबर आ गया। अब इसको हम प्रोसीड टू प्रीव्यू। अब ये देखिए प्रीव्यू ये आ गया सारा। इसको हम प्रोसीड टू वैलिडेशन करेंगे। फिलहाल पहले हम ये देखते हैं कि दोबारा से फॉर्म डाउनलोड होगा या नहीं। ये भी डाउनलोड हो गया फॉर्म नंबर 4 ITR 4। इसको देखते हैं। ये देखिए ये इस तरह से होगा। ये 12 पेजेस का है। अब ये काम नहीं कर रहा था, लेकिन ये काम करना शुरू कर दिया है इसने। ये डाउनलोड नहीं हो रहा था पहले। ये देखिए ये फॉर्म हमने डाउनलोड कर लिया। और उसके बाद आगे का प्रोसेस करते हैं। ये देखिए अभी हमारा वैलिडेशन सक्सेसफुल हो गया। इसके बाद हम प्रेस करेंगे प्रोसीड टू वेरिफिकेशन। अब इसमें 3 तरह से वेरिफिकेशन के लिए कह रहा है।
पहला है ई वेरिफिकेशन नाउ। तो ये जो आपका आधार कार्ड में मोबाइल नंबर है उस पर OTP जाता है, वो OTP आपको देना पड़ेगा। तो हम यह क्लिक करेंगे, या फिर ई वेरीफाई लेटर। तो इसको बाद में 120 दिन के अंदर हम इसको वेरीफाई कर सकते हैं, लेकिन इसमें ये प्रिंट निकाल के साइन करने के बाद इसको बेंगलोर भेजना पड़ता है। तीसरा है वेरीफाई वाई ITRV। यू कैन सबमिट द रिटर्न नाउ एंड वेरीफाई द रिटर्न बाय सेंडिंग द साइन ITRV टू द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बाय नॉर्मल स्पीड पोस्ट विद इन 120 दिन। मतलब 120 दिन के अंदर आपको ये भेजना है साइन करके। तो हम यहाँ पर ऊपर क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर हम कंटिन्यू करेंगे। तो जो भी मोबाइल नंबर आधार में दिया हुआ है, देखिए ये यहाँ कह रहा है, ये आई वुड लाइक टू वेरीफाई यूजिंग OTP ऑन मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड विद आधार। तो जो रजिस्टर में आधार में रजिस्टर है उसमें जाएगा। दूसरा है DSC के थ्रू भी आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं, और इसके अलावा इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं, थ्रू बैंक अकाउंट, थ्रू डीमेट अकाउंट, या आई ऑलरेडी हैव ए इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड EVC के थ्रू, या आई ऑलरेडी हैव एन OTP और मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड विद आधार। तो हम यहाँ पर करेंगे आई वुड लाइक टू वेरीफाई यूजिंग OTP और मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड विद आधार करके यहाँ कंटिन्यू कर देंगे। तो यहाँ आई एग्री टू वैलिडेट माई आधार डिटेल। तो जनरेट आधार OTP। तो यहाँ पर आधार OTP आएगा, वो हमें यहाँ OTP देना होगा। OTP देने के बाद ये हमारी रिटर्न फाइल हो चुकी है, और उसके बाद फिर हम इसका एक्नॉलेजमेंट यहाँ से डाउनलोड करेंगे। देखिए यहाँ डाउनलोड रिसीव करेंगे। तो ये हमारी PDF में डाउनलोड हो जाएगी एक्नॉलेजमेंट इसकी, जिसको हम ITR बोलते हैं। तो ये एक्नॉलेजमेंट आ गई। तो दोस्तों ये थी इनकम टैक्स की रिटर्न, इनकम फ्रॉम बिजनेस, और इसको फॉर्म नंबर 4 में जमा होती है। ये मैंने बहुत डिटेल से, बहुत आसान शब्दों में, आसान भाषा में आपको A to Z हर चीज़ की जानकारी दी, और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देने की कोशिश की। आई होप ये आपको समझ आ गई होगी, आप सीख गए होंगे इनकम टैक्स रिटर्न का फॉर्म नंबर 4 कैसे जमा होता है। ये मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और फॉरवर्ड करें, शेयर करें, और बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। आप हमारी पेड सर्विसेज भी ले सकते हैं, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन पर दिया हुआ है। आई होप हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारी वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स लिखिए, जिससे हमें पता रहे कि हमारे वीडियो कैसी है।